बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी एवोल्यूशन, उसको हमने डिस्कस किया। और फिर हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस पढ़ा और कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में हम लोगों ने उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया कि सबसे पहली स्टेज पोटेंशियल ओपोजिशन या इनकम्पैटिबिलिटी के दो पार्टीज़ के दरमियान कोई भी ऐसा इशू क्रिएट होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, नेगेटिवली इफ़ेक्ट परसीव करते हैं एक दूसरे को। उसमें स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन या पर्सनल वेरिएबल्स का रोल हो सकता है। फिर हमने स्टेज 2 में पढ़ा कि पार्टीज़ इसको परसीव कैसे करती हैं और उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है। इसमें कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन के नाम से हमने इसकी स्टेज 2 डिस्कस की। जब भी दो पार्टीज़ की किसी बात पे इनकम्पैटिबिलिटी है तो जब तक वो इसको परसीव नहीं करते ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, और जब परसीव करते हैं तो उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट शो करती है कि लो लेवल है, मॉडरेट लेवल है या हाई लेवल है, कितने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। फिर वो उससे डील करने के लिए इंटेंशंस बना लेते हैं। इंटेंशंस के लिए हमने पढ़ा कि पार्टीज़ कोऑपरेटिव या असर्टिव हो सकती हैं। कोऑपरेटिवनेस दूसरे के इंटरेस्ट को प्रेफर करना है, असर्टिवनेस अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करना है। और कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस के लिहाज से इंटेंशंस बना लेते हैं जहन में कि हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। कॉम्पीटिंग इंटेंशन, कोलैबोरेटिंग इंटेंशन, अवॉइडिंग इंटेंशन, अकोमोडेटिंग इंटेंशन, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेंशंस हमने डिस्कस की। और इन इंटेंशंस को जहन में रख के वो पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जब डील करते हैं तो जो हमें नज़र आता है उनका बिहेवियर, वो नो कॉन्फ्लिक्ट से एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट तक कोई भी बिहेवियर हो सकते हैं कि वर्बली एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, थ्रेटन कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिज़िकली टॉर्चर कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, रायोट्स कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और अल्टीमेटली इसकी कोई ना कोई आउटकम निकलती है कि जब भी दो पार्टीज़ के आपस में इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसकी आउटकम अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मसलन उसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि दो पार्टीज़ में से एक समझता है कि दूसरे ने, स्टूडेंट्स में से दो में से एक समझता है कि दूसरे ने नोट्स बना लिए, मैंने भी नहीं बनाए, तो वो भी नोट्स बनाना शुरू कर देता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रही है, तो ये कहलाया फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे दो पार्टीज़ की आपस में राइवलरी की वजह से परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट होती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, वर्क कल्चर ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये डिसफंक्शनल आउटकम है या डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस सारे के सारे में जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो ख़ास तौर पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्फ्लिक्ट के जब व्यूज़ पढ़े थे मुख्तलिफ, तो सबसे पहला व्यू ये था कि कॉन्फ्लिक्ट एक बुरी चीज़ है, इसको अवॉइड करना चाहिए, डिसफंक्शनल होता है। हमने दूसरा व्यू पढ़ा था कि सिर्फ डिसफंक्शनल नहीं होता, ये फंक्शनल भी हो सकता है, कि हमेशा बुरा नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स इट इज़ बेटर फॉर यू। और जो तीसरा व्यू है, जो रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू है, वो ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, उसके लिए हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में से कौन से की ज़रूरत होती है और कौन सा ऐसा है जो हमारे लिए गैर ज़रूरी या डिसफंक्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे आके हमने टास्क, प्रोसेस और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी के लिहाज से, लो, मॉडरेट या हाई होने के लिहाज से पढ़ा था कि रिसर्च क्या बताती है, कौन से फंक्शनल है, कौन से डिसफंक्शनल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आपने याद रखना है कि रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू के लिहाज से इस बात पे एग्री करते हैं सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस में एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए ताकि अलाइव रहे माहौल, स्टेगनेंट ना हो जाए, लोग चुप चुप ना हो जाएं कि यार रूटीन चल रही है चलने दो, बल्कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे मेंटेन रखना है। ये द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फिर से सुनो, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब ये रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन रखने का क्या मतलब है?
फ़र्ज़ करो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट पे चला जाता है, तो हमने पढ़ा एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है रायोट्स, फिज़िकल अटैक्स, तोड़ फोड़, चीज़ों का ख़राब करना, ये हमेशा नुकसानदेह है। और अगर नो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो लोगों में से क्रिएटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, इनोवेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मोटिवेशन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है तो उसे कम किया जाए, और अगर बिल्कुल नहीं है तो उसे प्रमोट किया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करना अगर कम है और उसे रिड्यूस करना अगर ज़्यादा है ताकि रिक्वायर्ड लेवल मेंटेन रहे, ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो बिहेवियर को मैनेज कर रहे हैं। और मैनेजर्स की ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्या? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये रिक्वायर्ड लेवल है क्या? इसका जवाब डिपेंड करता है कॉन्टीजेंसी के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल लो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस बात पे चलती हैं कि मॉडरेट लेवल मेंटेन रहे ताकि फंक्शनल भी रहे, डिसफंक्शनल ना हो जाए। और जो हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, हमने पढ़ा है, चाहे वो टास्क हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो, वो हमेशा डिसफंक्शनल होता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि लो लेवल ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो या मॉडरेट लेवल ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो, ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करना है। लेकिन अगर टास्क कॉन्फ्लिक्ट हाई लेवल का हो जाए तो उसे रिड्यूस करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। हमने प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा था कि लो लेवल का प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल है, लेकिन मॉडरेट और हाई लेवल का डिसफंक्शनल है। अब अगर मॉडरेट या हाई लेवल का प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कम करना है, और अगर लो लेवल का है, उसे प्रमोट करना है। एंड सेम इज़ द केस विद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर ज़्यादा है तो उसे कम करना, और अगर कम है तो उसे ज़्यादा करना, ताकि रिक्वायर्ड लेवल मेंटेन रहे, हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते रहें। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब ये जो मैंने कहा है ना कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करना है, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसे प्रमोट करना है, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के दो हिस्से हो गए यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या था? मेंटेनिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन रखने का मतलब क्या है? अगर कम है तो ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा है तो कम किया जाए। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने की कोशिश करना, ये कहलाएगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स पढ़ेंगे जो उस सूरत में अप्लाई की जाती हैं जब कॉन्फ्लिक्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आइदर इट इज़ टास्क, प्रोसेस और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ ऑलवेज डिसफंक्शनल। तो हमने डिसफंक्शनल से फंक्शनल की तरफ लाना है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी को कम करना है, हल करना है, रिजॉल्व करना है। ये कहलाएंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। जबकि दूसरी तरफ अगर कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में से क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, एक जगह स्टेगनेंट होते जा रहे हैं सारे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझ के प्रमोट करना, ये कॉन्फ्लिक्ट को खुद से इग्नाइट करना, शुरू करना, प्रमोट करना, ये कहलाएगी कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स हो गई, रेजोल्यूशन टेक्निक्स और स्टिमुलेशन टेक्निक्स। रेजोल्यूशन टेक्निक्स कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि स्टिमुलेशन टेक्निक्स कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि रिक्वायर्ड लेवल मेंटेन रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक आपके पास लिखी हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या इसी का एक और नाम है कोलैबोरेटिंग टेक्निक। सबसे आसान यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। हम नेक्स्ट टॉपिक भी यही शुरू करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएशंस किस तरह से कर सकते हैं हम। प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोलैबोरेटिंग का मतलब ये कि जिन दो पार्टीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उन दो पार्टीज़ को बुला के अपने सामने बिठाना और उनसे कहना कि फ़ेस टू फेस मीटिंग करो, आपस में इश्यूज़ डिस्कस करो और ओपनली डिस्कस करो कि कहाँ किसको क्या मसला है, ताकि उस मसले को हम रिज़ॉल्व कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट की लेवल बहुत ज़्यादा हुआ तो जो पार्टीज़ उस कॉन्फ्लिक्ट के में इन्वॉल्व हैं, उनको बुला के बिठाया आमने सामने, उनसे कहा फ़ेस टू फेस डिस्कशन करो,
कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ को यहाँ पे ओपनली एक दूसरे के सामने रखो ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें, किसी म्यूचुअल उस पर पहुँच सकें, नतीजे पे पहुँच सकें। जब भी पार्टीज़ का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन चाह रहे हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उन दो पार्टीज़ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाकी सबका भी नुकसान हो रहा है, उस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोलैबोरेटिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक्स। ये एक टेक्निक है। अब इन टेक्निक्स में से अप्लाई कौन सी करनी है, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सूरत हाल के लिहाज से देखे कि इस सूरत हाल में सबसे बेहतर टेक्निक कौन सी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सूरत हाल में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बेहतरीन हो। अभी आगे हम देखेंगे तो इसकी और भी मिसालें आएंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी टेक्निक होगी, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फेस टू फेस मीटिंग अरेंजमेंट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज डिस्कस प्रॉब्लम्स so they may find the suitable solutions with mutual discussions। दूसरी हमारे पास टेक्निक लिखी हुई है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है। वो है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के बारे में एक तुर्किश साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, 1980s में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का कॉन्सेप्ट दिया था अर्ली 1900 में, 1940s के आसपास। और सुपर ऑर्डिनेट गोल्स ये हैं कि दो पार्टीज़ जिनके आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं ना, उन दोनों को शेयर्ड ऑब्जेक्टिव दे दो, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव दे दो दोनों को। मसलन दो लोग हैं, वो काम पे उनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बात पे, तो आप एक टारगेट दो और उन दोनों को साथ एक तीसरा बंदा उनकी टीम बना दो और उनसे कह दो कि आप तीनों ने मिल के ये काम करना है। अब उनको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना किया, दोनों का नुकसान हो जाएगा। अगर हमने इस साल अपना टारगेट पूरा ना किया तो दोनों मारे जाएंगे। क्या किया है कि दे आर असाइंड शेयर्ड गोल्स। यहाँ पे सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का क्या मतलब है? उनको हमने एक ही गोल असाइन कर दिया है कि जब तक कोऑपरेट नहीं करोगे ये गोल अचीव नहीं होगा, तो कोऑपरेट करना आपस में उनकी मजबूरी हो गई है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को सिमिलर काइंड ऑफ गोल असाइन कर देना, हम कह सकते हैं कि सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का मतलब है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग शेयर्ड गोल्स दैट कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ईच पार्टी। उन दोनों की कोऑपरेशन के बगैर उन गोल्स को अचीव नहीं किया जा सका। ये भी एक टेक्निक इस्तेमाल होती है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। तीसरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है पार्टीज़ का, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो है एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज ख़ास तौर पे उस वक्त होती है जब हम लोगों ने रिसोर्स एलोकेशन इक्वल नहीं की। हमने मोटिवेशन की थ्योरीज़ में कहीं पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक दूसरे के साथ अपना मवाजना करते रहते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। एक बंदा देखता है कि यार मेरे ऑफिस में प्रिंटर नहीं है, वो साथ वाला बंदा है उसके ऑफिस में प्रिंटर है, उसने जब प्रिंट लेना होता है वो अपने प्रिंट से प्रिंट ले लेता है, मुझे इधर उधर फिरना पड़ता है। उनका आपस में क्लैश शुरू हो गया। ये क्लैश शुरू हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की वजह से। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि जिसके पास प्रिंटर नहीं है उसको भी प्रिंटर दे दो। हमने क्या किया है, वी हैव एक्सपेंडेड आवर रिसोर्सेज टू वेरियस पार्टीज। अब यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज whenever the conflict is caused by scarcity of resources, हमें पता है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल पैसे कम हैं, ऑफिस इक्विपमेंट कम है, ऑफिस स्पेस कम है, बैठने के लिए टेबल या जगह या चेयर नहीं है, इस तरह की। हम जब भी रिसोर्सेज को एक्सपेंड करते हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कम हो जाती है। जैसे एक बंदा है, उसको बैठने के लिए अलग ऑफिस दिया हुआ है, टेबल चेयर दी हुई है, दूसरे को नहीं दी हुई, वो कहीं कभी इधर बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करता रहता है। थोड़े अरसे में उनकी आपस में राइवलरी शुरू हो जाती है। क्यों? एक के पास रिसोर्स है, दूसरे के पास नहीं है। अब इस राइवलरी का सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि जिसके पास रिसोर्स नहीं है उसको भी रिसोर्स दे दो। दिस स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद एक हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है एवॉइडेंस। एवॉइडेंस या इसी का एक और नाम है विदड्रॉल, विदड्रॉ कर लेना। अब एवॉइडेंस या विदड्रॉ का हमें पता है, विदड्रॉल का हमें पता है कि हम लोग ख़ास तौर पे ना कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को छोड़ देते हैं कि यार जैसे चल रहा है चलने दो।
हम दोनों पार्टीज़ को लिफ्ट नहीं कराते कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये ख़ास तौर पे उस वक्त पे अवॉइडेंस या विदड्रॉल का सोल्यूशन लेती हैं कंपनीज जब इशू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हेन इशू हैज़ नो वर्थ, व्हेन पार्टीज़ आर नॉट वर्थवाइल, व्हेन नो आउटकम इज़ एक्सपेक्टेड। जब भी इस किस्म की सिचुएशन है कि कंपनी सोचती है यार इनको इनके हाल पे छोड़ दो खुद ही ठीक हो जाएंगे, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ कॉल्ड अवॉइडेंस या विदड्रॉल। और ये है क्या? द प्रोसेस ऑफ विदड्रॉल फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, गिविंग नो रिस्पॉन्स। हमने एक टेक्निक पढ़ी थी एक्सटिंक्शन के नाम से जब हम लर्निंग पढ़ रहे थे कि हम हर तरह के रिस्पॉन्सेज देना छोड़ देते हैं ताकि वो इशू आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास 5वें नंबर पे लिखा हुआ है स्मूथिंग। स्मूथिंग या एकोमोडेटिंग। अब ये स्मूथिंग या एकोमोडेटिंग यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनसे कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ, आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो स्मूथिंग या एकोमोडेटिंग को, कि द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन कॉमन इंटरेस्ट रादर देन फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस। कि हम उन पार्टी से ये कहते हैं कि यार ठीक है आप लोगों के दरमियान 1 2 3 4 वजह हैं क्लैश की, लेकिन ये भी तो देखो ना कि 1 2 3 अच्छी वजह भी तो है कि मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिफरेंसेस और नेगेटिविटी वी ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी और द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। जब भी हम अपना फोकस डिफरेंसेस से हटा के कॉमन इंटरेस्ट की तरफ लेके आते हैं और नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्मूथिंग। हम उसको प्लस्तर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेजोल्यूशन की टेक्निक्स में लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज़। इसको कॉम्प्रोमाइज़ या इसी के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिकॉन्साइलिंग। कॉम्प्रोमाइज़ या रिकॉन्साइलिंग दोनों एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, और इसमें है क्या कि बोथ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ टेंड टू गिव अप समथिंग ऑफ वैल्यू। हम दोनों की दोनों पार्टी से कहते हैं कि यार देख वो भी तो इतना कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तू भी तो कर। जिस बात पे आपस में क्लैश हो रहा है, इसकी आसान तरीन एग्जांपल कॉम्प्रोमाइज़ की या रिकॉन्साइलिंग की ये क्लास में जो टीचर के साथ हमारी डिस्कशन होती है उसको इसकी आसान तरीन मिसाल हो सकती है। कैसे? सर बहुत हो गया और आगे ना पढ़ें, लेकिन सर आगे से कहते हैं कि अच्छा ये वाली हेडिंग करके हम बस कर देंगे। तो हम सोचते हैं कि 3 हेडिंग्स की जगह सर ने कहा 1 हेडिंग कर लो। मैं सोचता हूँ चलो 3 नहीं कर रहे 1 तो कर लें। हम दोनों कुछ छोड़ देते हैं, कुछ गेन कर लेते हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ना, जो विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग या रिकॉन्साइलिंग। ये भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखी हुई है अथॉरिटेटिव कमांड। इसी का एक और नाम है कॉम्पीटिंग टेक्निक। अथॉरिटेटिव कमांड का ही एक और नाम है फोर्सिंग टेक्निक। ये सीधा सीधा अपनी अथॉरिटी यूज़ करना है। मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर्स हैं उनके पास पावर्स हैं। कौन सी पावर्स हैं? लिजिटिमेट पावर्स हैं। वो रिवॉर्ड भी अनाउंस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है पावर की कैटेगरीज में। अब जब भी मैनेजमेंट जो है अपनी फॉर्मल अथॉरिटी को यूज़ करती है, लिजिटिमेट अथॉरिटी को यूज़ करती है और पार्टीज़ को बता देती है, कम्युनिकेट कर देती है कि भाई अगर काम हो गया ठीक है, नहीं तो हम दोनों को उड़ा देंगे। अब दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को पता है कि अगर आपस में लड़ते रहे ना तो ठुक जाएंगे। यहाँ पे वो क्या करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हम अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग जो सिचुएशन है उसको कम से कम करें, कम से कम करें, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव कमांड इज़ द प्रोसेस वेयर मैनेजमेंट यूजेस इट्स अथॉरिटी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इट्स पावर, थ्रू इट्स कमांड एंड कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली द आउटकम टू द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टेक्निक लिखी हुई है हमारे पास ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल। ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल का मतलब ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करना। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करना क्या है, मैं आपको इसकी पहले मिसाल देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक बंदे को गुस्सा बहुत आता है और बाकी सारे उससे तंग हैं कि इसको गुस्सा बहुत आता है। अब उसको गुस्सा बहुत आता है, उसका एक साइकोलॉजिकल इशू है। थोड़ी सी बात होती है गुस्सा आ जाता है, हथों उखड़ जाता है। अब छोटी सी बात पे जब उसको गुस्सा आता है, बाकी सारे उससे तंग है ना, तो हम उसके लिए एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं, एंगर मैनेजमेंट वर्कशॉप। ये हम उसका ह्यूमन वेरिएबल चेंज कर रहे हैं कि गुस्सा बहुत करता है तो किसी तरह इसका गुस्से का लेवल कम हो ताकि बाकी लोग इससे तंग ना हो। ये वाली टेक्निक अप्लाई करना कहलाता है ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ह्यूमन वेरिएबल कोई भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम अब ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियरल आउटकम्स
It is a process of using behavioral change such as human variables, personality variables, attitudes, behaviors that may cause the conflict. इसकी एक और मिसाल इस तरह से हो सकती है कि एक बंदा बड़ा शाय सा है, उसको दूसरों के साथ अच्छा डील करना नहीं आता, मतलब उसकी ह्यूमन स्किल्स अच्छी नहीं है। हमने ह्यूमन स्किल्स को पढ़ा हुआ है, इट इज़ योर कैपेसिटी टू डील विद अदर ह्यूमन बींग्स। हम इसको इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। अब अगर किसी बंदे की ह्यूमन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल अच्छी नहीं है तो हम उसको इंटरपर्सनल स्किल्स की वर्कशॉप देते हैं कि हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, हाउ टू ग्रीट देम, हाउ टू आंसर द ग्रीटिंग्स। जब वो ये सारी चीज़ें सीखता है ना तो बाकियों के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। अब हमने उसको ये सारी चीज़ें सिखा के क्या किया है, वी हैव ऑल्टर्ड द ह्यूमन वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक रेजोल्यूशन टेक्निक्स में लास्ट टेक्निक हमारे पास लिखी हुई है ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चरल वेरिएबल। यहाँ पे स्ट्रक्चरल वेरिएबल से मुराद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हमने पढ़ा हुआ है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट व्हाट टास्क्स आर टू बी परफॉर्म्ड एंड हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म ईच टास्क। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देना, क्या काम है, किसने करना है। हमने इसमें चीज़ें पढ़ी थी, फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर है या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क स्पेशलाइजेशन है या वर्क जनरलाइजेशन है। हमने इसमें अथॉरिटी पढ़ा था, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी। हमने इसमें चेन ऑफ कमांड पढ़ा, हमने इसमें चेंज ओरिएंटेशन, मैकेनिस्टिक, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पढ़े। ये सारी की सारी चीज़ें इन स्ट्रक्चरल वेरिएबल की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उन स्ट्रक्चरल वेरिएबल को चेंज करना कहलाता है ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चरल वेरिएबल। हम इस ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल को फॉर्मली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शनल पैटर्न बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। मसलन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो उसको इनफॉर्मल कर दिया, स्पेशलाइजेशन है तो उसको जनरलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड है तो उन्हें नैरो कर दिया, चेन ऑफ कमांड में कोई एक दो लोगों को ऊपर नीचे कर दिया ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनका। इस तरह के किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को चेंज करना कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, ये कहलाता है ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चरल वेरिएबल। अब ये जो हमारे पास टेक्निक हैं 6, 7, 8 टेक्निक्स, ये सारी कहलाती हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है उसे कम करना है, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन या कॉम्पीटिंग सिचुएशन, इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस आउटकम उनकी कम होती जा रही है, लोगों के अंदर मोटिवेशन लेवल कम होता जा रहा है, उनका आपस में जो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस है वो कम होती जा रही है। तो जानबूझ के जब कंपनीज़ में कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है वो कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन। कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन के लिए 4 टेक्निक्स कॉमनली इस्तेमाल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहली कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन वही है जिसको हम कहते हैं कि फुफ्फो का रोल प्ले कर देना है। ये मैंने वैसे ही एज अ मजाक इस्तेमाल किया है। इस तरह कर देना कि इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात उधर लगा दी। क्यों? ताकि लोग परेशान ही रहें। आके कोई फ्रेंड ही आके हमारे पास बैठता है, आके कहता है यार तुझे पता है फ़लाँ बंदा नोट्स बनाई जा रहा है। अच्छा उसने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं? हाँ यार उसने तो नोट्स कंप्लीट कर लिए। ओह मैंने तो भी किए ही नहीं। अच्छा यार मैं भी आज से शुरू करता हूँ नोट्स बनाना। चाहे उसने किए या नहीं किए, लेकिन इसने कम्युनिकेशन, फॉल्स कम्युनिकेशन करके, पर्पसफुली फॉल्स कम्युनिकेशन करके कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट कर दिया। हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे एज अ कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एम्बिगुअस और थ्रेटनिंग मैसेजेस टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि जानबूझ के इस तरह के मैसेजेस कम्युनिकेट करना जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेट हो, इंक्रीज़ हो। दूसरा, ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स। जब लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं ना तो उनका एक आपस में शेयर्ड कल्चर बना होता है, आपस में उनकी एक बड़ी हारमनी बनी हुई है, मिलजुल के उनका एक बड़ा सोशल सर्कल सा बना हुआ है, तो बड़ी आसानी से लगे हुए काम। कंपनीज बाज़ों का जानबूझ के बाहर से कोई बंदा या कोई सीनियर ग्रुप मेंबर ले आते हैं। अब ये किसी ग्रुप में किसी डिफरेंट बैकग्राउंड का, डिफरेंट सिस्टम का, डिफरेंट एटीट्यूड का, डिफरेंट बिहेवियर का बंदा ऐड कर देना ताकि जो करंटली लोग आराम से आप एक दूसरे के साथ ईजी होकर काम कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा ये हो गई यार नहीं हम बेहतर गए। बाज़ औक़ात ये बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन के लिए जो एक जगह स्टेगनेंट हो गए हैं, इनको जगाने के लिए, इनको हिलाने के लिए बाहर से एक बंदा ले आना सिंपल सी टेक्निक है, ब्रिंगिंग इन द आउटसाइडर।
उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन में है रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं ना काफ़ी अरसे से, तो वहाँ पे भी लोगों में एक ये हो जाता है, लेवल ऑफ ईज़ आ जाता है, स्टेटस को बन जाती है, यार इसी तरह चलता है काम, इसी तरह चलता रहे। तो कंपनी कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करने के लिए खुद से स्ट्रक्चरल वेरिएबल को चेंज कर देती है। मसलन लाइन ऑफ अथॉरिटी को चेंज कर दिया, मसलन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर दिया, मसलन फॉर्मेलिटीज़ का लेवल बढ़ा दिया। क्यों? ताकि ये जो आराम से काम लगे हुए थोड़ा कोशिश करके काम करें। और आखिर में हमारे पास है अपॉइंटिंग अ डेविल्स एडवोकेट। पर्पसफुली ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा बंदा अपॉइंट कर देते हैं जो डिफरेंट लोगों को क्रिटिक करता रहता है, उनके ऊपर तनकीद करता रहता है, जानबूझ के। कोई काम ठीक भी करके लाया ना तो उसमें कोई ना कोई मीन मेख निकाल देना, कोई ना कोई उसमें गलती निकाल देनी। ये खुद से डेलिबरेटली, उस बंदे की जॉब भी यही है। मतलब एक सीनियर मैनेजर को कह भी सकते हैं कि यार अगर ठीक काम करके भी लाए ना तो उनसे ये नहीं कहना ठीक करके लाए हैं, उनसे कहना यार फला इंप्रूवमेंट अभी और हो सकती है, दोबारा करके लाओ, ताकि वो कोशिश करते रहें, ताकि अपने आप को कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव करते रहें। नेगेटिव सेंस में नहीं, ये इस सेंस में करते हैं ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी रहे, वो सोचते रहें कि यार इसको मज़ीद बेहतर मज़ीद बेहतर मज़ीद बेहतर कैसे करना है। तो ये जानबूझ के क्रिटिक अपॉइंट कर देना, इसको कैसे अपॉइंटिंग अ डेविल्स एडवोकेट को हम कह सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग अ क्रिटिक पर्पसफुली आर्ग्यू अगेंस्ट द मेजॉरिटी पोजीशंस हेल्ड बाय द ग्रुप। ये पर्पसफुली ये काम करता है ताकि वो सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता जा रहा है या जो लोग एक ईज़ लेवल पे आते जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। ये सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। क्यों? चाहे कॉन्फ्लिक्ट कम है उसे ज़्यादा करना हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है उसे कम करना हो, और ये रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन रखना कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन को ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। नेगोशिएशंस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपके जहन में किसी में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं।